नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टडी में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हम NCERT क्लास 12th मैथ से की एक सीरीज को शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा प्रश्नावली 1.1 का 13वें प्रश्न से शुरू होगा। हमारे 12 प्रश्न पिछली क्लास तक क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम 13वें प्रश्न से देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा 13वां प्रश्न कहता है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में r बराबर P1, P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। इस प्रकार से परिभाषित संबंध आरेख क्या है? तुल्यता संबंध है। तो इसका पहला पार्ट है कि एक बहुभुज है हमारे पास। क्या है? बहुभुज है। बहुभुज। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बहुभुज होता क्या है। तो बहुभुज एक ऐसी संरचना होती है जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा क्या होती हैं? रेखाएं होती हैं। जो 2 या 3 से ज़्यादा रेखाओं से मिलकर बना होता है, वो संरचना आपकी क्या कहलाती है? बहुभुज हो गया। चाहे उसको हम चतुर्भुज ले लें, या हम उसको क्या ले लें? पंचभुज ले लें, या उसको हम क्या ले लें? षष्ठभुज ले लें। ये हमारा षष्ठभुज हो गया। और चाहे हम उसको क्या ले लें? पंचभुज ले लें। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक तरीके से बहुभुज हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हमसे इसको सिद्ध करना है कि जो हमको समुच्चय दे रखा है बहुभुजों का समुच्चय, उसमें रिलेशन दे रखा है P1, P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की क्या है? संख्या समान है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करते हैं, चलो इसको देखते हैं। तो आपको दे रखा है समुच्चय ए बराबर बहुभुजों का समुच्चय। बहुभुज मैंने आपको बता दिया कि जिसमें 2 से या 3 से ज़्यादा क्या होती हैं? रेखाएं होती हैं। 3 से ज़्यादा रेखाओं से मिलकर बना होता है, वो बहुभुज कहलाता है। r बराबर P1, P2 इस तरीके से है कि P1 तथा P2 की भुजाओं की जो संख्या है वो क्या है? समान है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास P1 एक बहुभुज है। मान लेते हैं वो बहुभुज हमारे पास क्या है? एक पंचभुज है। ये P1 है और ये क्या है आपके पास? P2 है। ध्यान से देखें, ये आपके पास क्या है? P2 है। तो ये कह रहा है कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, यानी कि जितनी भुजाएं P1 में हैं, P1 बहुभुज में हैं, उतनी ही P2 बहुभुज में होंगी। हम देख रहे हैं कि P1 बहुभुज में 5 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं? 5 भुजाएं हैं। और जो हमारे पास P2 बहुभुज है, इसमें भी कितनी भुजाएं हैं? 5 भुजाएं हैं। चूँकि ये संरचना इस संरचना की ही क्या है? इमेज के बराबर है, यानी कि ये जो संरचना है, ये संरचना इसके बराबर है और ये संरचना इसके बराबर है। दोनों एक दूसरे के क्या दिख रहे हैं? इमेज मिरर दिख रहे हैं, यानी कि सेम है। तो ये संबंध क्या हो जाएगा? स्वतुल्य हो जाएगा। हमने जैसा डायग्राम में बना रखा है कि P1 और P2 की भुजाओं की संख्या समान है। P1 मैंने मान लिया एक पंचभुज है और P2 भी मान लिया एक पेंटागन है। और उसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों की भुजाएं समान हैं, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? स्वतुल्य हो जाएंगी, जैसा कि हमको दिख रहा है। इसलिए इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको हम लिखते हैं, तो स्वतुल्य संबंध के लिए देखते हैं। अगर ए बिलोंग करता है सेट ए में से, तो ए कॉमा ए बिलोंग करेगा रिलेशन आर में से। तो हम बोल सकते हैं, माना दो दिए गए बहुभुज P1 तथा P2 पंचभुज है। चूंकि प्रत्येक पंचभुज अपने ही आपके बराबर होता है, अपने ही आपके जैसा होता है या बराबर होता है, अपने ही आपके क्या होता है? जैसा होता है। अतः यह एक स्वतुल्य संबंध है।
इस तरीके से हमने मान लिया कि जो इस प्रकार से हमारा दिया गया जो संबंध हो जाएगा वो स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। अब बात करते हैं सममित संबंध की। तो अब हम देखते हैं हमारे सममित संबंध के लिए कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रही हैं सेट ए में से, ये समुच्चय बहुभुजों के समुच्चय से ए कॉमा बी बिलोंग करेंगे रिलेशन आर से, तो बी कॉमा ए को भी किससे बिलोंग करना पड़ेगा, रिलेशन आर से बिलोंग करना पड़ेगा। अब अगर हम देखें हमारी रिलेशन आर में P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। अगर मैं मान लूँ P1 को A और P2 को B मान लूँ तो इसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं, P1 चूँकि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। तो A कॉमा बी बिलोंग्स टू R, ये हमको रिलेशन R में दे रखा था कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। ये P1 ये P2 भुजाओं की संख्या समान है, तो P2 और P1 की भुजाओं की संख्या भी तो समान होगी। जितनी भुजाएं P1 में है, पंचभुज है तो 5 भुजाएं, और ये P1 भी आपका पंचभुज है यानी कि 5 भुजाएं, तो इनकी भुजाएं भी क्या होगी, समान होगी। इसी प्रकार P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या भी समान होगी। P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या भी क्या होगी, समान होगी। तो हम बोल सकते हैं B कॉमा ए बिलोंग करेगा रिलेशन R में से, इसलिए यह एक सममित संबंध है। सममित संबंध क्यों है, क्योंकि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में से, बी कॉमा ए भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक सममित संबंध हो जाएगा। अब देखते हैं आपके तीसरे संबंध संक्रामक संबंध के लिए। मान लेते हैं 3 एलिमेंट ए बी सी बिलोंग करते हैं सेट ए में से, बहुभुजों के समुच्चय से। ए कॉमा बी बिलोंग करेगा रिलेशन आर में से, बी कॉमा सी बिलोंग करेगा रिलेशन आर में से, तो ए कॉमा सी को भी रिलेशन आर में से क्या करना पड़ेगा, बिलोंग करना पड़ेगा। तो अगर हम देखते हैं कि P1 P2 में भुजाओं की संख्या क्या है, समान है, तो हम एक तीसरी बहुभुज को ले लेते हैं। मान लेते हैं P3 एक तीसरा बहुभुज है और वो भी क्या है, पंचभुज ही है। क्लियर है। तो जैसा कि हमको रिलेशन में दे रखा है कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या, ये चीज़ें होती हैं भुजाओं की संख्या समान है। किसकी, P1 और P2 की। P1 पंचभुज P2 पंचभुज, भुजाओं की संख्या समान। तो हम बोलेंगे A कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन R में से, और हम देखते हैं कि P2 और P3 की भुजाओं की संख्या भी समान है, क्योंकि ये भी पंचभुज है और हमने ये भी पंचभुज बना रखा है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि P2 तथा P3 की भुजाओं की संख्या क्या है, भुजाओं की संख्या समान है। तो हमारा B कॉमा सी भी बिलोंग करेगा रिलेशन R में से। इसी प्रकार इसकी भुजाओं की संख्या समान है। इसकी 5 भुजाएं, इसकी भी 5, इसकी 5, इसकी भी 5, तो इसकी और इसकी भुजाओं की संख्या भी तो समान हो जाएगी P1 और P3 की। ये भी पंचभुज है, ये भी पंचभुज है, तो दोनों की भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। इसी प्रकार P1 तथा P3 की भुजाओं की संख्या भी क्या हो जाएगी, संख्या भी समान होगी। तो A कॉमा C भी बिलोंग करेगा रिलेशन R में से, इसलिए यह एक क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध है।
तो हमने देख लिया कि ये संक्रामक भी है और सममित भी है और स्वतुल्य भी है। अतः R एक जो सममित भी होता है, संक्रामक भी होता है और स्वतुल्य भी होता है, तो वह संबंध तुल्यता संबंध होता है। अतः R एक तुल्यता संबंध है। इस प्रकार जो R हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक तुल्यता संबंध हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से हल कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे कि क्या कहता है। तो इसी का नेक्स्ट पार्ट कहता है कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। यानी कि ये कह रहा है कि 3, 4, 5 भुजाओं की लंबाई, 3, 4, 5 यानी कि ये लंबाई हो गई आपकी 5, ये लंबाई हो गई 3, ये लंबाई होगी 4, या इसको 3 मान लेते हैं, उसको 4 मान लेते हैं। तो इस तरीके से ये लंबाइयाँ हमको दे रखी हैं। तो ये कौन सा त्रिभुज बना, एक समकोण त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज बन गया। कौन सा त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज, जिसमें कर्ण, लंब और आधार मिलेंगे हमको। तो अगर हम बात करें कि 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित, समकोण त्रिभुज संबंधित ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। ए कह रहा है बहुभुज, ये त्रिभुज हमारा बहुभुज है। तो हम बोल सकते हैं कि इसी तरीके से और समकोण त्रिभुज कौन कौन से हो सकते हैं। तो और समकोण त्रिभुज हम मान सकते हैं कि इसी तरीके से अगर हम और एग्जाम्पल ले लें, उदाहरण और ले लें, तो हमारे बन सकते हैं। एक और बन जाएगा हमारा 13, 12 और 5 का, जिसमें कर्ण का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। 169 बराबर 144 प्लस 25 बराबर 169 बराबर 169। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लें तो वो हमारा हो जाएगा 25, 24 और 7 का। ये भी हमारी पाइथागोरस थ्योरम को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि इसी तरीके से, जिस तरीके से 5, 4, 3 लंबाई का, 5, 4, 3 भुजाओं वाला एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, उसी तरीके से अन्य समकोण त्रिभुज ये भी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि जो हमारा जो समुच्चय आएगा वो आ जाएगा एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, ऐसे और सारे त्रिभुज आएंगे जिनको हम नहीं लिख सकते अभी, इन्फिनिटी हो सकते हैं ऐसे ही। तो हम बोल सकते हैं कि क्या हो जाएगा इसमें, जो हमसे पूछ रखा है क्वेश्चन में कि समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये और भी। तो हम बोल सकते हैं कि सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सारे त्रिभुज आ जाएंगे समकोण त्रिभुज में, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, क्योंकि केवल एक ही त्रिभुज थोड़ी होगा, समकोण त्रिभुज 4, 5 और 3 लंबाई का और भी होंगे इन्फिनिटी तक। तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो अवयवों का जो समुच्चय आएगा वो आएगा सभी त्रिभुजों का समुच्चय। क्लियर है। तो अब हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है और L में R बराबर L1, L2, L1 समांतर है L2 के द्वारा परिभाषित संबंध R है। सिद्ध कीजिए कि R एक क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध है। इसमें क्या करना है, सिद्ध करना है। पहले पहला पार्ट देखते हैं, उसके बाद दूसरा पार्ट देखेंगे। दूसरा पार्ट हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको सिद्ध कर देते हैं कि हमको इस संबंध को एक तुल्यता संबंध बताना है। तो इस तरीके से हमको दे रखा है कि दिया गया समुच्चय ए एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय आर संबंध L1, L2, L1 समांतर है L2 के। तो हम देखते हैं हमारे पहले संबंध स्वतुल्य संबंध के लिए ए बिलोंग करेगा संबंध समुच्चय ए से, तो ए को बिलोंग करना पड़ेगा रिलेशन आर से। तो रिलेशन आर हमको दे रखा है कि L1 समांतर है L2 के। अगर मैंने ये एक रेखा ले ली जिसको मैं L1 बोलता हूँ या इसको मैं L कहता हूँ, तो क्या ये रेखा अपने आप के समांतर होगी? ज़रूर होगी। तो हम लिख सकते हैं चूँकि
प्रत्येक रेखा स्वयं अपने आप के क्या होती है, समांतर होती है। तो यह क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध हो जाएगा, क्योंकि हमें इसी के इमेज फॉर्म चाहिए होती है, यानी कि इसी के जैसी दूसरी, यानी कि ये रेखा अपनी ही आपके समांतर है, क्योंकि जैसे कोई भी व्यक्ति अपने ही आपके जैसा होता है, वैसे ये रेखा अपने ही आपके समांतर है, तो हमें किसी दूसरी रेखा की ज़रूरत पड़ी नहीं। इसी में ये संबंध हो गया हमारा सेटिस्फाई। तो हम बोलेंगे कि यह संबंध जो हो जाएगा स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। आप देखते हैं संक्रामक संबंध के लिए 2 एलिमेंट की ज़रूरत होती है। हम बोलेंगे अगर a, b बिलोंग कर रहा है समुच्चय ए से, तो a, b बिलोंग करेगा रिलेशन R में से, तो b, a को बिलोंग करना पड़ेगा रिलेशन R में से। तो हम बोलेंगे कि जिस तरीके से हमको संबंध R में दे रखा है कि L1 समांतर है L2 के, तो हम लिखेंगे चूँकि L1 L2 के समांतर है, L1 L2 के क्या है, समांतर है, L1 L2 के समांतर है, यानी कि a, b बिलोंग्स टू R। ये रेखा हो गई L1 और ये रेखा हो गई L2, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं। L1 रेखा L2 के समांतर है, तो L2 भी तो L1 के क्या होगी, समांतर होगी। इनके बीच की डिस्टेंस सेम रहेगी। L1 L2 के समांतर है, तो L2 L1 के समांतर हो जाएगी। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं L2 L1 के समांतर होगी, L2 L1 के क्या हो जाएगी, समांतर होगी, यानी कि b, a बिलोंग करेगा रिलेशन R में से, तो यह कौन सा संबंध हो जाएगा, तो यह सममित संबंध होगा। सॉरी, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गई है, यहाँ पर संक्रामक नहीं, यहाँ पर कौन सा संबंध होगा, सममित संबंध होगा। सममित यानी कि सिमेट्रिक। तो सममित संबंध हेतु तो यह सममित संबंध होगा, क्योंकि L1 समांतर है L2 के, तो L2 भी समांतर हो जाएगा L1 के, दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे, तो ये जो संबंध हो जाएगा सममित संबंध होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं तीसरी आपकी कौन से संबंध के लिए, संक्रामक संबंध के लिए। तो संक्रामक संबंध हेतु 3 एलिमेंट मान लेते हैं, ए, बी, सी बिलोंग कर रहे हैं समुच्चय ए में से, a, b बिलोंग करेगा रिलेशन R में से, b, c बिलोंग करेगा रिलेशन R में से, तो a, c भी किससे बिलोंग करेगा, रिलेशन R में से बिलोंग करेगा। तो हम बोल सकते हैं, जैसा कि हमको संबंध R में दे रखा है कि L1 L2 के समांतर है, तो a, b तो आपका ऑटोमेटिकली बिलोंग करेगा किससे, रिलेशन R में से। यहाँ फिर से डायग्राम द्वारा समझते हैं, ये रेखा है L1 और ये रेखा है L2, दोनों एक दूसरे के समांतर है। अब हम एक कंडीशन लेते हैं कि एक तीसरी रेखा L3 है, जो L2 के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, L3, यानी कि L2 जो हो जाएगा L3 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है। तीसरी रेखा क्यों ली, क्योंकि संक्रामक के लिए 3 एलिमेंट की ज़रूरत होती है, 2 तो हमारे पास थे L1 और L2, तीसरा हमारे पास हो गया L3, तो हम बोलेंगे L2 L3 के क्या हो जाएगा, समांतर है, तो b, c बिलोंग करेगा R से। आप देखते हैं कि L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है, तो L1 भी तो L3 के समांतर होगा, जैसा कि डायग्राम से दिख रहा है। तो हम बोल सकते हैं इसीलिए या इसी प्रकार L1 L3 की क्या होगा, के समांतर है। तो हम बोल सकते हैं कि a, c किससे बिलोंग करेगा, रिलेशन R में से करेगा, तो हम बोलेंगे कि यह कौन सा संबंध हो जाएगा, यह संक्रामक संबंध है। अतः हम बोल देंगे, क्योंकि ये संबंध स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, तो हम बोलेंगे कि इस प्रकार से जो दिया गया संबंध होगा वो एक तुल्यता संबंध होगा।
तो इस तरीके से जो हमारा संबंध आर हो जाएगा, एक तुल्यता संबंध हो जाएगा। ये हमारा क्या हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। अब इसमें दूसरा पार्ट जो कहता है, वो कहता है कि रेखा y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। यानी कि रेखा हमको ये दे रखी है, इससे संबंधित जो हमारी समस्त रेखाएं हैं, रेखाएं यानी कि जो संबंध आर में दे रखा है समांतर, इसका हमको क्या ज्ञात करना है, समुच्चय ज्ञात करना है। तो देखते हैं इसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमको रेखा दी गई है y बराबर 2x प्लस 4 के रूप में, जहाँ ये एक बात आपको पता होगी कि y बराबर mx प्लस का c, ये क्या होती है, रेखा की जो प्रवणता रूप में जो समीकरण होती है ये होती है। और इस रूप में हमको ये दे रखा है, तो हम बोलेंगे जहाँ m रेखा की क्या हो जाएगी, ढाल यानी कि स्लोप, और ये c जो हो जाएगा वो हो जाएगा, c आपका हो जाएगा y अक्ष पर कटा अंतःखंड यानी कि इंटरसेप्ट। तो देखते हैं किस तरीके से इसका ग्राफ आएगा। हमको दे रखी है इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x प्लस का 4, तो हम बोलेंगे कि 2x इज इक्वल टू, ये 4 इधर जाएगा, y माइनस का 4, देन x इज इक्वल टू y माइनस का 4 अपॉन का 2। एक इक्वेशन ये आ गई। अब हम बोलेंगे कि x और y दो वैल्यूज़ निकालेंगे, फिर हम इसके बीच में क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे। अगर हम x की वैल्यू क्या ले लें, 1 ले लें, x की वैल्यू में अगर मैंने 1 ले ली, तो यहाँ पर 1 बराबर y माइनस का 4 अपॉन का 2, तो 2 इधर चले जाएगा बराबर y माइनस का 4, 4 इधर आएगा यानी कि 6 बराबर y, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। अगर मैं क्या ले लूँ, मैं x की वैल्यू को क्या ले लूँ, 2 ले लूँ, x की वैल्यू को क्या ले लूँ, 2 ले लूँ, तो 2 बराबर y माइनस का 4/2, 2 2 4 बराबर y माइनस का 4, देन 8 इज इक्वल टू y, ये 4 इधर आ जाएगा, तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब दो वैल्यूज़ निगेटिव में भी ले लेते हैं। अगर x की वैल्यू मैंने ले ली -1, -1 बराबर y माइनस का 4 अपॉन का 2, देन माइनस का 2 बराबर y माइनस का 4, 4 इधर आ जाएगा, -2 प्लस का 4, -2 प्लस का 4 यानी कि 2 बराबर का y बराबर 2। एक वैल्यू और ले लेते हैं, x की वैल्यू अगर मैं ले लूँ -2 बराबर y माइनस का 4 अपॉन का 2, तो -2 माइनस का 4 बराबर y माइनस 4, -4 प्लस का 4 बराबर 0, तो y बराबर 0, यहाँ पर से 0 आंसर शीट आ जाएगी -2 पर। तो ये हमारी क्या हो गई, पॉइंट हो गई। अब इनको देखते हुए हम एक क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो देखते हैं किस तरीके से ग्राफ बनता है हमारा। हम इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू वाई माइनस का 4 अपॉन 2। तो देखते हैं ग्राफ इसका किस तरीके से आता है। ये हमारा एक क्या है, निर्देशांक ज्यामिति, एक कार्तीय तल, तो ये x डैश y डैश। तो x पर हम 1 2 3 4 5 6 7 8, और y में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ले लेते हैं। x में -1 -2, y में भी -1 -2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहली वैल्यू कहती है x1 y6, x1 y6 पर जाएंगे तो ये पॉइंट हमको यहाँ पर मिलेगा, x1 दूरी पर, और y6, x2 y8 ये अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर मिलेगा हमको, x2 और x2 y8। अगला x-1 y2 यानी कि हमको ये पॉइंट यहाँ पर मिलेगा, x-1 पर यहाँ पर, और y2 पर x-2 0, -2 पर ये 0 यहाँ पर 0.0 होगा, और x -2। अब इन पॉइंट को हम क्या करेंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे,
मिलाएंगे, -1 पर 1 पर 6। तो इनको अगर हम पॉइंटों को आपस में मिलाएं तो देखें किस तरीके का हमारा ग्राफ आ रहा है। ये सीधी रेखा होगी, अगर हम इसको पटरी से खींचें, यहाँ पर थोड़ा वेरिएशन आ रहा है, यानी कि टेढ़ी रेखा जा रही है। तो ये इस तरीके से ग्राफ बन रहा है हमारा। अगर हम देखें कि ये ग्राफ कहाँ पर काट रहा है, ये ग्राफ काट रहा है आपका 4 पॉइंट पर, 1 2 3 4, जो आपका क्या है अंतः खंड है यहाँ पर 4। क्लियर बात है। ये काट रहा है आपका 4 किस पर, y4 पर, y4 पर, लेकिन x तो 0 है, तो 0,4 पर काट रहा है ये वाला पॉइंट। तो हम बोल सकते हैं कि इस पर जो अंतः खंड 4 दे रखा है, ये रेखा वहीं पर क्या कर रही है, काट रही है। अगर ये चेंज होता रहे, यानी कि इसको मैं 4 को मैं c मान लेता हूँ, अगर c की वैल्यू चेंज होती रहे तो हमको इसके समांतर रेखा चाहिए। अगर c मैंने मान लिया 2 हो गया तो रेखा इस 2 से होकर जाएगी इस तरीके से। c अगर मान लूँ मैं 8 हो गया तो रेखा 8 से होकर जाएगी इसी रेखा के समांतर। ये गलत बन गया, समांतर होना चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं। ये इसी रेखा की क्या हो जाएगी, समांतर, इस तरीके से। और c बराबर अगर मैं मान लूँ 6 से होकर जाएगी बट पैरेलल। और अगर यहाँ से होकर जाएगी, फिर यहाँ पर अलग पॉइंट आएंगे c, तो इस तरीके से ये चलता रहेगा c की वैल्यूज़। तो हम बोल सकते हैं कि c की वैल्यूज़ निगेटिव में भी हो सकती है और पॉजिटिव में भी हो सकती है। अगर यहाँ पर वैल्यू चेंज होती रहे तो इसके समांतर रेखाएं आती रहेंगी। तो हम बोलेंगे कि जो ये c बिलोंग करेगा वो बिलोंग करेगा किससे, रिलेशन r में से, रिलेशन r में से नहीं, c बिलोंग करेगा सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर से बिलोंग करेगा c। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये समस्त जो समांतर रेखाएं होंगी इनका समुच्चय इस प्रकार से हो जाएगा कि जो y हो जाएगा, हमको इक्वेशन दे रखी है y बराबर 2x प्लस का 4, हमको केवल यही चेंज करना है। तो समस्त रेखाओं का समुच्चय y इज इक्वल टू 2x प्लस सी। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। वेयर या जहाँ जो c हो जाएगा ये बिलोंग करेगा, आपका जो c हो जाएगा ये बिलोंग करेगा आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स से। क्लियर बात है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि हमने यहाँ पर c चेंज किया, इसी के चेंज होने से यहाँ पर रेखाएं क्या आती रहेंगी, एक दूसरे के समांतर आती रहेंगी और ऊपर को जाएंगी या और नीचे को आ सकती हैं। y की वैल्यू यहाँ पर -2 ले लें, अगर -2 ले लें हम यहाँ पर, इसको चेंज करके y बराबर 2x प्लस 4 है, तो +4 की जगह -2 ले लूँ तो ये -2 से होकर जाएगा, यानी कि निगेटिव भी आ रही है तो r से बिलोंग करेगा। क्लियर बात है। ओके, तो आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब 15। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में r बराबर 1,2 2,2 1,1 4,4 1 3 3 3 3 2 द्वारा परिभाषित संबंध r है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए, यानी कि MCQ क्वेश्चन है। इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन चुनना है, सही ऑप्शन चुनना है, यानी कि सही विकल्प का क्या करना है, चयन करना है। तो हम देखते हैं कि ये प्रश्न नंबर आपका जो 15 है ये किस तरीके से होगा। तो इसको हम देख सकते हैं कि जो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, तो आपको समुच्चय दे रखा है a 1 2 3 4 रिलेशन r इस तरीके से। तो हम देखते हैं नंबर सबसे पहला, इसमें हमको स्वतुल्य समेत और संक्रामक में ही ऑप्शंस दे रखे हैं। तो हम बोलेंगे नंबर सबसे पहला स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए इसको चेक करते हैं, 4 एलिमेंट सेट ए में दे रखे हैं, तो स्वतुल्य के लिए आपका होना चाहिए इसमें 1,1 2,2 3,3 और 4,4, आगे चाहे कुछ भी हो। तो हम बोलेंगे 1 1 1 2 का 2 2 3 का 3 3 4 का 4 4। तो देखते हैं रिलेशन आर में ये है या नहीं है। 1 1 1 1 है, 2 2 2 2 है, 3 3 3 3 है, 4 4 4 4 है। तो ये आपका जो संबंध हो जाएगा स्वतुल्य संबंध है। तो ये आपका क्या है, स्वतुल्य तो है, स्वतुल्य है। नंबर दूसरा देखते हैं आपका सममित के लिए, सममित देखते हैं आपका क्या है,
हमको दे रखा है 1,2, 1,2 दे रखा है तो 2,1 इसमें होना चाहिए। 1,2 दे रखा है तो 2,1 होना चाहिए। 1,3 दे रखा है तो 3,1 इसमें क्या होना चाहिए, 3,1। 3,2 दे रखा है तो 2,3 भी इसमें होना चाहिए। और 1,1 का तो उल्टा 1,1 रहेगा ही, 4,4 का 4,4 रहेगा ही, 2,2 का 2,2 रहेगा ही, और 3,3 का उल्टा 3,3 रहेगा ही। तो हम देखते हैं कि क्या 1,2 है संबंध में, 1,2 है। क्या 2,1 है इस संबंध में, 2,1 नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। अब नंबर बात करते हैं तीसरा, संक्रामक, जो आपका लास्ट हो जाएगा। संक्रामक की बात करते हैं। संक्रामक के लिए 2 एलिमेंट हम क्या कर देते हैं, इसमें से क्या कर लेते हैं, उठा लेते हैं। 2 एलिमेंट मैं उठा लेता हूँ, 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,2 बिलोंग्स टू आर। अब देखते हैं हम कि 1,2 सेट 1,2 बिलोंग करना चाहिए आर से, 2,2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से। तो 1 और 2, क्योंकि बी तो ये हो जाएगा बी ए सी, तो 1,2 को भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर से। तो 1,2 हमारा है, 2,2 1, सॉरी 1,2 1,2 है, 2,2 2,2 है, तो 1,2 भी होना चाहिए, 1,2 भी है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा संक्रामक संबंध आपका क्या हो जाएगा संक्रामक है। संक्रामक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो ये आपके ऑप्शन में करना पड़ेगा, तो हम इसको बोलेंगे स्वतुल्य है, संक्रामक है, क्योंकि ये स्वतुल्य भी था और संक्रामक भी है, पर सम्मित नहीं। तो कोई ऑप्शन है ये वाला, इसको चेक कर लेते हैं, जिसमें स्वतुल्य हो, संक्रामक हो, पर सम्मित नहीं हो। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो कहता है कि स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो आपका 16वां प्रश्न कहता है कि मान लीजिए कि समुच्चय n यानी कि नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं में r बराबर a, b सच दैट a बराबर b माइनस का 2 b इज ग्रेटर देन 6 द्वारा प्रदत्त संबंध r है। निम्न में से सही उत्तर चुनिए। तो समुच्चय दे रखा है आपको n यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, और r बराबर a, b सच दैट a बराबर b माइनस 2 है, b इज ग्रेटर देन 6। तो हमको इसमें ऑप्शन क्लिक करना है जो करेक्ट होगा। तो इसमें एक ऑप्शन कहता है, हम इसको ऑप्शन से चेक करते हैं। इसमें आपका ए ऑप्शन कहता है कि 2,4 बिलोंग करता है आर से। तो मेरे को तो ए और बी, यानी कि जहाँ हमको दे रखा है, ये शर्त दे रखी है कि बी बड़ा होगा 6 से, यानी कि हम बी की वैल्यू निकालेंगे। इस फर्स्ट को मैं ए मान लेता हूँ। तो देखें a बराबर 2 के लिए हम देखें कि a बराबर 2 यहाँ पर रख देते हैं, तो 2 बराबर b माइनस का 2, तो b बराबर कितना हो गया 4। लेकिन b कहता है 6 से बड़ा है, तो b बराबर 4, तो ये ऑप्शन तो गलत होगा। तो अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, जिसमें कहता है 3,8 बिलोंग करेगा रिलेशन r से। हम a की वैल्यू ले लेंगे इस बार कितनी, 3। a बराबर 3 के लिए हम चेक करेंगे, तो कहेंगे कि a की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 3 बराबर b माइनस का 2, तो b बराबर का 5। 5 क्या 5 6 से बड़ा होगा, नहीं होगा। 5 इज़ नॉट ग्रेटर देन 6, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 6 की, जिसमें कहता है 6,8 बिलोंग्स टू आर। इसको अगर हम ए मान लें, इस सी ऑप्शन में इस 6 को, इस बार हम ए बराबर 6 पर चेक करेंगे, तो 6 ए की जगह 6 बराबर बी माइनस का 2, देन बी बराबर का 8 इज़ ग्रेटर देन 6 है। अब आगे इस ऑप्शन में बी की वैल्यू 6 से बड़ी आ गई 8,
तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपकी बी की वैल्यू क्या आ गई 6 से बड़ी आ गई। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है 6,8 बिलोंग्स टू आर, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए केवल इतना ही। तो आपकी ये प्रश्नावली यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। अब हम कल से शुरू करेंगे आपका नया जो इसी का पार्ट होगा फंक्शन, इसको शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।